प्यारे बच्चों, आई एम अनिल कुमार शर्मा, यूर एसएस टीचर। आज आपको पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक शास्त्र के लेसन नंबर 8 लोकतंत्र की चुनौतियां इसके विषय में कुछ बताते हैं। देखिए, उससे पहले हमें विश्व में लोकतंत्र के स्वरूप को जानना जरूरी है कि आज हम देखते हैं कि वर्तमान समय में भी विश्व के 1/4 देशों में लोकतंत्र का अभाव है। अर्थात 1/4 देश ऐसे हैं जहां अब भी लोकतंत्र नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम कल्पना कर सकते हैं कि जहां लोकतंत्र नहीं है वहां अन्य प्रकार की सैनिक शासन है, और उन सैनिक शासकों के तहत वहां की जनता किन किन कठिनाइयों का, किन किन मुसीबतों का सामना करती होगी, इस बात का सहज अंदाजा हम चिले के अंदर जनरल पिनोशे के शासन से लगा सकते हैं कि जहां उन्होंने 17 साल तक चिले की जनता के ऊपर क्या अत्याचार किए, क्या उन्होंने घोर भ्रष्टाचार किया, ये सब बातें आप 9th क्लास में पढ़ के आए हुए हैं। इसके साथ साथ पोलैंड के अंदर भी जहां वो साम्यवादी सरकार है, उस सरकार ने भी वहां के लोगों के ऊपर किस प्रकार के जुल्म किए, किस प्रकार के अत्याचार किए। अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान और म्यांमार को देख लीजिए, यहाँ भी समय समय पर सैनिक शासन, मार्शल लॉ यानी कि लगते रहते हैं, और तानाशाही शासकों के द्वारा क्या क्या घोर अपराध किए जाते हैं, किस प्रकार से देश को लूटा जाता है, खसोटा जाता है, किस प्रकार जनता को प्रताड़ित किया जाता है, ये सब बातें ऐसे देशों के अंदर हो जाती हैं। तो सर्वप्रथम हमें लोकतंत्र के बुनियाद यानी उसके आधार की चुनौती का ही सामना करना पड़ता है। इसमें सर्वप्रथम जिन देशों में लोकतंत्र नहीं है वहां लोकतंत्र की नींव डाली जाए, उसकी शुरुआत की जाए, उसके बीज बोए जाए, उसकी नींव रखी जाए, उसका आधार पर तैयार किया जाए, उसकी बुनियाद की शुरुआत की जाए। ये सबसे बड़ी चुनौती है। इसको पाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, गैर लोकतांत्रिक देशों की जनता को संघर्ष करना पड़ेगा। यानी एक बार वहां लोकतंत्र का पत्थर रख दिया जाए, नींव रख दी जाए, उसके ऊपर भवन अपने आप तैयार हो जाता है। तो सबसे बड़ी चुनौती है लोकतंत्र के बुनियाद की चुनौती है। इस चुनौती से निपटना इतना आसान नहीं है जितना महज देखने में लगता है, क्योंकि कोई भी शासक इतनी आसानी से सत्ता को छोड़ने वाले नहीं होते हैं। वो सत्ता पे बने रहने के लिए तरह तरह के हथकंडों का सहारा लेते हैं, तरह तरह के जुर्मों का करते हैं, अत्याचार करते हैं, लेकिन जनमत की शक्ति के सामने ऐसे शासक या राजा झुक जाते हैं और उन्हें अपनी सत्ता छोड़ करके या छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो ये तो सबसे प्रथम चुनौती है, उसकी बुनियाद रखें। जहाँ लोकतंत्र नहीं है वहाँ हम उसकी शुरुआत करें, शुरुआत मात्र करें, ये हमारे लिए सबसे जरूरी है। दूसरा है लोकतंत्र के विस्तार या विकास। देखिए, लोकतंत्र का विस्तार या विकास जब ही होगा जब लोकतंत्र कायम होगा, जब उसकी नींव रखी जाएगी, जब लोकतंत्र की नींव हमने रखी। अब शुरुआत होने के बाद उसका फैलाव करना है। फैलाव करने का मतलब उसका विस्तार करना, उसका विकास करना है कि लोगों को अब राजनीतिक अधिकार दिए जाए, देश का लिखित संविधान बनाया जाए, जनता के माध्यम से सरकार का चयन किया जाए, यानी कि हर क्षेत्र में लोगों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास हो। इस क्षेत्र में हमें सोचना पड़ेगा, हर उस क्षेत्र में जाना पड़ेगा, और तभी लोकतंत्र जो है एक महान लोकतंत्र की ओर बढ़ सकता है। अब आता है तीसरा, लोकतंत्र को मजबूत बनाना। देखिए, ये कार्य हमने करना है। लोकतंत्र में अधिकार दे दिए, सामाजिक संरक्षण दे दिया,
आर्थिक समानता लाती, सब काम करती है। तो उसको मजबूत करना है। मजबूत का मतलब कि आने वाले समय में या भविष्य में कोई भी सैनिक शासन लोकतांत्रिक सरकार को, चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करके अपनी सत्ता कायम न कर सके, ऐसा वहाँ माहौल बनाना होगा। अर्थात इन अधिकारों को, इन कर्तव्यों को, इन दी हुई सुविधाओं को और मजबूती प्रदान करनी होगी ताकि जनता इनका सही उपयोग कर सके। तो ये तो लोकतंत्र के सामने 3 प्रमुख चुनौतियाँ इस पाठ में। पहले पाठ में मैंने, इससे 7वें पाठ में भी आपको अनेक चुनौतियाँ बताई थी। तो ये सारी ही लोकतंत्र के मार्ग में चुनौती है। अब आता है लोकतंत्र में सुधार किस प्रकार हो सकता है चुनौतियों को, कि सर्वप्रथम कानून बना करके हमारा दायित्व बन जाता है कि हम ऐसे ऐसे नियम या कानून बनाएं जो लोकतंत्र के अंदर फैली हुई अवधारणाओं, बुराइयों को दूर कर सके। देखने में तो ये बड़ा आसान लगता है, सुनने में बड़ा आसान लगता है, कानून बना दो समस्या का समाधान हो जाए, लेकिन नहीं, वास्तविकता बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि लोकतंत्र में हर व्यक्ति के लिए वो कानून मान्य नहीं होते हैं। यदि मान लो हमने कानून बना दिया कि चोरों को पकड़ के 5 साल की सजा दी जाएगी, तो जिन लोगों का व्यवसाय चोरी है, क्या वो ऐसे कानून को पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि हम कानून बना करके या कानून ऐसे बनाएं जो सभी को सर्वमान्य हो और देश की अधिकांश बहुमत जनता उन कानूनों का सम्मान करे, तब हम लोकतंत्र के अंदर कुछ सुधारों को ला सकते हैं। दूसरा है भाई, कानून का उद्देश्य जन कल्याण होना चाहिए। जब हमने कानून बनाए, कानून को लागू करेंगे तो उनका उद्देश्य जनता की भलाई हो। क्योंकि लोकतंत्र में हम देखते हैं कोई भी ऐसा कानून टिक नहीं सकता है जो जनता की उपेक्षा करता हो, जनता की अवहेलना करता हो, जनता की इच्छाओं को पूरा नहीं करता हो। ऐसा कानून लोकतंत्र में कभी नहीं मिलता है। उदाहरण के लिए कुछ राज्य सरकारों ने ऐसे नियम बनाए कि 2 से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति पंचायती चुनाव में, स्थानीय संस्थाओं के चुनाव में भाग नहीं ले सके। ऐसे कानून लोगों के अपेक्षाओं पे खड़े नहीं उतरते। तो इससे जिन लोगों के अधिक बच्चे हैं वो बेचारे चुनाव से वंचित हो गए, महिलाएं चुनाव से वंचित हो गई। अर्थात लोकतंत्र में ऐसे कानून कभी सफल नहीं होते जो मनाही करते हो, किसी चीज को रोकते हो, किसी काम को मना करने की सलाह देते हो। ऐसे कानून नहीं होते कामयाब। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें कानून बना करके उसका उद्देश्य जनहित होना चाहिए। अगला है कानून को स्पष्टीकरण, कि कानून स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर। ये नहीं है कानून के अंदर किसी प्रकार की जिज्ञासा पैदा है, कोई जानने की इच्छा शक्ति बनी रहे कि ये कार्य कैसे होगा, ये कार्य कैसे होगा। नहीं, कानून बिल्कुल स्पष्ट हो कि देश का हर व्यक्ति, हर नागरिक उसे भली भांति समझ सके कि इसमें क्या लिखा हुआ है और इसके माध्यम से मुझे क्या मिलेगा। तभी वो कानून सार्थक होते हैं और तभी लोकतंत्र में सुधार आ सकता है। अगला कानून को लागू करने वाली संस्थाएं, कार्यपालिका। कार्यपालिका को कानून लागू करने होते हैं तो हमारी कार्यपालिकाएं, लोग यहाँ पर लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिकाओं को इतना सशक्त, इतना मजबूत होना चाहिए कि वो उस कानून को भली भांति पूरे देश में लागू कर सके, पूरे देश में उस कानून के पक्ष में जनमत हो सके, जनता उसमें विश्वास करे और कानूनों का समीक्षा से पालन भी करे। ऐसी स्थिति कार्यपालिका ही कर सकती है। तो अतः स्पष्ट है कि लोकतंत्र को सुधारने के लिए इन चीज़ों की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। अब प्रश्न आता है कि लोकतंत्र के परिणाम क्या हैं, तो उससे अपेक्षा क्या करते हैं लोकतंत्र से? कि लोकतंत्र से हमें एक अपेक्षा होती है, क्योंकि लोकतंत्र होता है जनता का शासन होता है, जनता ने उसको चुना है, जनता की अपेक्षा जुड़ी होती है। तो उन अपेक्षाओं पे खड़ा लोकतंत्र उतरता है नहीं उतरता है, हमें किन किन बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए और लोग लोकतंत्र से किन किन परिणामों की या किन किन
बातों की उम्मीद करते हैं। सबसे पहले है भाई लोकतंत्र में लोग समानता चाहते हैं। देखिए लोकतंत्र में हर व्यक्ति अपने समाज में सामाजिक रूप से समान व्यवहार करता है। वो ये चाहता है कि धर्म, जाति, भाषा या लिंग के आधार पर मेरे साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। ऐसा लोकतंत्र में हर व्यक्ति चाहता है। तो सर्वप्रथम लोकतंत्र से यही अपेक्षा की जाती है, यही उम्मीद की जाती है कि समाज के हर वर्ग के लोगों को अपने साथ लेकर चलने का प्रयास करेगा। दूसरा भी आर्थिक समानता। देखिए जब लोकतंत्र आ गया तो कायम हो गया है, तो वहाँ अमीर गरीब दो तबके के लोग होते हैं, दो वर्ग के। तो ऐसी स्थिति में लोकतांत्रिक सरकारों का एक दायित्व बन जाता है कि आर्थिक रूप से लोगों को उन्नत किया जाए, समृद्ध किया जाए, उनको पास आय के साधन दिए जाए, उनको रोजगार दिया जाए। तो तभी लोगों का आर्थिक विकास होगा जब उनके पास पैसा होगा। अन्यथा पूंजीपति लोग अनेक सुविधाओं का लाभ उठाते रहेंगे और गरीब व्यक्ति तक जन कल्याण की वो सुविधाएं नहीं पहुंचेंगी। तो गरीब तबके का लोग उन सुविधाओं से वंचित रह जाएगा। तो ये हमारा दायित्व बनता है लोकतंत्र के सामने। हम लोकतंत्र से उम्मीद भी करते हैं कि वो आर्थिक समानता का भाव पैदा करें। सामाजिक समानता। देखिए समाज में हर धर्म, हर वर्ग, हर जाति निवास करते हैं और सबको बराबर का दर्जा देना, सबको समान अधिकार देना लोकतंत्र का दायित्व होता है। क्योंकि लोकतंत्र में कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में समाज के हर वर्ग को समानता प्रदान की जाए, ऐसी हम लोकतंत्र से उम्मीद लगा सकते हैं। राजनीतिक समानता। देखिए राजनीतिक समानता प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के मताधिकार का प्रयोग करना हो। हर व्यक्ति अपने मत का प्रयोग निर्भीक होकर करे, बिना किसी दबाव के, बिना किसी डर के वो अपने वोट डाले। ऐसा लोकतंत्र में होना चाहिए। हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए। हर व्यक्ति को ये जानने का अधिकार होना चाहिए कि फलाना नियम इस संविधान की कौन सी मूल भावनाओं के संदर्भ में बनाया गया है, कौन सा ऐसा नियम है जो कि जनता को किस रूप में फायदा पहुंचाएगा। हाँ, ऐसी लोकतंत्र उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक लोग को राजनीतिक समानता हो और व्यक्ति अपनी आवाज को बुलंद कर सके और लोकतंत्र में प्रदर्शन, जुलूस, विरोध, हड़तालें आदि करने का अधिकार लोगों के पास हो। ऐसी हम लोकतंत्र से उम्मीद करते हैं। तो ये है हमारी राजनीतिक समानता। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति अपना सम्मान चाहता है, इज्जत के साथ रहना चाहता है। तो वो व्यक्ति ये अपेक्षा करता है कि लोकतंत्र मुझे मान और सम्मान दे, मेरी गरिमा को ठेस न पहुँचाए, मेरे मान और सम्मान पर किसी प्रकार की आँच न आए। इस प्रकार की हम लोकतंत्र से उम्मीद कर सकते हैं। तो ये लोकतंत्र की ऐसी बातें थी जो हमें लोकतंत्र की अपेक्षा होती है। अब आता है लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य किस प्रकार रहता है। देखिए भाई लोकतांत्रिक देश में मैंने आपको बीच में बताया कि अनेक धर्म, जाति, भाषा, लिंग, समुदाय, वर्गों के लोग रहते हैं और इन सभी लोगों की अलग अलग अपेक्षाएं होती हैं, अलग अलग मांग होती है और अलग अलग क्षेत्रों में ये लोग काम चाहते हैं। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र के सामने बड़ी भारी एक मुसीबत कह सकते हो, समस्या कह सकते हो, उत्पन्न हो जाती है कि इतने विविधता वाले समाज में वो सामंजस्य कैसे बैठे। क्योंकि जनता लोकतंत्र को हर मर्ज की दवा मान लेती है, हर बीमारी का इलाज लोकतंत्र ऐसा लोग समझ के चलते हैं, जबकि वास्तविकता बड़ी विपरीत होती है। इतने विविधता वाले समाज के अंदर सामंजस्य बैठाना बड़ा मुश्किल कार्य होता है। लेकिन फिर भी लोकतंत्र देश तो है, लोकतांत्रिक देश तो है, अपनी सूझबूझ का परिचय देते हैं, बहुमत का सम्मान करते हैं, हर एक निर्णय को बहुमत से करते हैं और जब वो किसी फैसले को बहुमत से करते हैं तो अल्पमत वाले लोगों को भी उसे
उसे मानना पड़ता है। मानने का तात्पर्य ये नहीं कि मरे मन से मानते नहीं, क्योंकि मतदान में उन लोगों ने भी हिस्सा लिया है, उन लोगों ने भी वोट डाला है। तो अब उन लोगों की जीत नहीं हुई एक अलग विषय है, लेकिन हिस्सा उनने भी लिया है। तो लोकतंत्र आपसी विचार विमर्श से, मतदान के माध्यम से और मिल बैठ करके इन समस्याओं के लिए कोई ना कोई बीच का, कोई ना कोई मध्य का रास्ता निकाल लेता है और वो समाज के अंदर सामंजस्य तथा तालमेल जो है स्थापित कर देता है। तो ये तो होगा विविधताओं के अंदर तालमेल को स्थापित करना। अब आता है कि लोकतंत्र जो है, हम इसको इतना अच्छा बेहतर क्यों मान रहे हैं, कि वैसी क्या वो मजबूरियां हैं कि लोकतंत्र एक अच्छा शासन है, इसमें इतने गुण हैं। देखिए, गुणों की व्याख्यान करना तो मैं समझूंगा अब उचित नहीं हुआ, क्योंकि आपको अनेक गुण बता दिए हैं। लेकिन फिर भी लोकतंत्र में सबसे पहली बात तो यह है कि भाई जनमत पर आधारित शासन जन अपेक्षाओं पर खरा उतरता है, लिखित इसका संविधान होता है। ये बातें आपको शौक में बता रहा हूँ। और लोगों को अधिकार होते हैं, लोगों को कर्तव्य होते हैं। सरकार के खिलाफ जो है हम बोल सकते हैं, सरकार की आलोचना कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। ये अनेक हमें लोकतंत्र में सुविधाएं प्राप्त हैं, मिली हुई हैं। ये सारे के सारे लोकतंत्र के गुण हैं, ठीक है। और इन गुणों के होते हुए ही लोकतंत्र विश्व में सबसे बेहतर, सबसे अच्छी व सबसे उत्तम शासन प्रणाली मानी जाती है। अब सवाल उठता है कि सबसे अच्छी शासन प्रणाली है, सबसे बढ़िया है और ये लागू हो गई। अब इसको बरकरार रखने के लिए क्या किया जाए? देखिए, इसके लिए सबसे जरूरी है कि देश में निष्पक्ष चुनाव हो, चुनाव में किसी प्रकार की धांधली न हो, स्वतंत्र न्यायपालिका हो। क्योंकि जब तक स्वतंत्र चुनाव नहीं होंगे, सही समय पे चुनाव नहीं होंगे, तब तक जनता का विश्वास चुनाव में नहीं होगा। इसलिए हर लोकतांत्रिक देश को एक निष्पक्ष चुनाव आयोग का गठन करके अपने यहाँ चुनाव सुचारू रूप से और सही समय पर करवाने चाहिए, ताकि जनता का उस पर विश्वास बना रहे। स्वतंत्र न्यायपालिका, देखिए, न्याय बहुत जरूरी है लोकतंत्र में, क्योंकि अगर लोकतांत्रिक देशों में जनता को न्याय नहीं मिला, फिर वो किस चीज का शासन रहेगा? न्याय देरी से मिलता है, ये बात लोकतंत्र में मानते हैं, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, कई स्टेज से उसे गुजरना होता है। तो ऐसी स्थिति में नागरिक के ऊपर आर्थिक बोझ तो पड़ता है और नागरिक परेशान भी होता है। लेकिन कोशिश करनी चाहिए लोकतंत्र को कि भाई न्याय प्रणाली हमारी इतनी मजबूत हो कि वो जल्दी से न्याय करे। अब आता है लोकतंत्र में धन बल और बाहुबल की क्या चुनौती है, समस्या है। देखिए, धन बल और बाहुबल ये भी लोकतंत्र के मार्ग में बहुत बड़ी एक प्रकार से बाधा कह लो या चुनौती कह लो या समस्या कह लो, खड़ी करते हैं। क्योंकि समाज में बड़े पूंजीपति लोग होते हैं, बड़े पैसे वाले होते हैं, जिन्हें हम अमीर लोग कह देते हैं। साथ का कुछ दबंग लोग भी होते हैं, बाहुबली भुजाओं की शक्ति वाले भी होते हैं, जिन्हें अपनी भुजाओं पे गर्व होता है। और ऐसे लोग समाज के अंदर पैसे के बल पे गरीबों को खरीद लेते हैं, उनकी वोटों को खरीद लेते हैं, चुनाव एजेंटों को खरीद लेते हैं, पोलिंग पार्टी के अफसरों को खरीद लेते हैं और जबरदस्ती वोट दिलवाते हैं। इसे कहते हैं धन बल। बाहुबल गुंडागर्दी, यानी जबरदस्ती लोगों को डरा करके बंदूक की नोक के ऊपर मतदान कराना, ये बाहुबल की समस्या है। इस समस्या से निपटने के लिए भी हमें कारगर कदम उठाने होंगे, क्योंकि जब तक इन समस्याओं से नहीं निपटा जाता है, तब तक लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं की जा सकती है। तो अतः इन सबके लिए आवश्यक है कि लोकतंत्र के अंदर ऐसे कठोर नियम बनाए जाएं, ऐसे नियम बनाए जाएं जिनसे बाहुबली कांपे। पहली बात तो बाहुबलियों को चुनाव लड़ने से रोका जाए, क्योंकि ऐसे लोग राजनीति को भी घिनौना कर देंगे,
गंदा बना देते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि बाहुबलियों की समस्या को शक्ति के साथ, कठोरता से साथ निपटा जाए। किसी भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग को चुनाव लड़ने से रोका जाए, क्योंकि अपराधी प्रवृत्ति के लोग चुनाव जीतने के बाद अपराध के सिवा कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में विशेष ध्यान रखना होगा कि लोकतंत्र के अंदर ये धन की और बाहुबल की इस चुनौती को समाप्त करना होगा। तभी सही अर्थों में हम लोकतंत्र के इन चुनौतियों से पार पा सकते हैं और लोकतंत्र को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, भारत और अमेरिका विश्व में सर्वाधिक लोकतांत्रिक देश है। हमारे यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक है, लेकिन फिर भी भारतीय लोकतंत्र आज पूरे विश्व के अंदर अपना लोहा रखता है। जब भारत आज़ाद हुआ, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, हमारे पड़ोसी देश, क्या दूर तक के देश, पश्चिमी देश, ये कहते थे कि भारत ने लोकतंत्र को अपना तो लिया है, लेकिन यहाँ की जनता लोकतंत्र की आदी नहीं है, राजतंत्रों के अधीन रही है, अर्थात तो लोकतंत्र को संभाल नहीं पाएगी। लेकिन आज वो देश जो कभी हमारे देश की आलोचना करते थे, आज उनकी बहुत ही बंद है, उनका मुंह बंद है, क्योंकि उनके यहाँ लोकतांत्रिक अधिकारों का अभाव है और भारतवर्ष में लोकतंत्र की मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। और इतना आगे बढ़ गया है कि अब हमें इस मार्ग से कोई पीछे नहीं धकेल सकता है। अब कोई भी हमारे यहाँ सैनिक शासन लागू नहीं कर सकता है, क्योंकि भारतवर्ष एक मजबूत देश राष्ट्र है, शिक्षित राष्ट्र है, जहाँ के लोग पढ़े लिखे हो गए, जागरूक हो गए हैं और अपनी आज़ादी और गरिमा को समझते हैं। यही वजह है कि आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इसके साथ साथ अपनी हर समस्याओं का समाधान करने का इच्छुक है। जबकि जहाँ देशों में लोकतंत्र है, वहाँ की स्थिति, जिम्बाब्वे को ले लीजिए, लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र में लोगों को अधिकार नहीं है। वहाँ की जनता शासन के लिए कुछ नहीं बोल सकती है। रॉबर्ट मुगाबे, जो कि कई सालों तक वहाँ के राष्ट्रपति रहे, उन्होंने सत्ता के ऊपर धांधली करा के, चुनाव में गड़बड़ी करा करके हर बार सत्ता प्राप्त की। अपने प्रतिद्वंदियों को बोलने नहीं देते वहाँ कि हालांकि लोकतंत्र है, लेकिन फिर भी अधिकार नहीं है, एक ही व्यक्ति का शासन है। तो हमारे यहाँ के लोकतंत्र बड़ा मजबूत लोकतंत्र है और ऐसी स्थितियाँ हैं कि आगे लोकतंत्र जो है और फले फूलेगा। ऐसा है कि इसकी कुछ कमियों को दूर कर दिया जाए और इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए। ये सभी लोकतांत्रिक देशों से उम्मीद या अपेक्षाएं की जाती है। अब मैं आपको कुछ प्रश्न बताऊंगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन मिल रहे हैं। सबसे पहले तो लोकतंत्र के मार्ग में ये 3 चुनौतियां हैं: बुनियाद की चुनौती, विस्तार की चुनौती और उसे मजबूत बनाने की चुनौती। इसका आपको वर्णन करना है। लोकतंत्र को किस प्रकार से सुधारा जा सकता है, उसमें सुधार। लोकतंत्र में नागरिक किन किन परिणामों की अपेक्षा करता है, कि लोकतंत्र से क्या क्या परिणामों की उम्मीद की जाती है, वो करना है। लोकतंत्र किस प्रकार विविधताओं में सामंजस्य, तालमेल स्थापित करता है, इसकी व्याख्या की है। इसके साथ साथ लोकतंत्र अपने नागरिकों को क्या क्या अधिकार देता है। लोकतंत्र ही दुनिया में सबसे बेहतर शासन प्रणाली है। क्यों? इस कथन की पुष्टि कीजिए। ये प्रश्न आपको नोटबुक में लिखने हैं। धन्यवाद।